आगे देखते हैं। अब हम अभी इंडियन सोसाइटी की बात कर रहे थे, इंडियन ट्रेडिशनल सोसाइटी की। तो ये जो भी मैंने आपको अभी बताया यही सब था, है ना। हमारे सोसाइटी में यही सारी चीज़ें थी कि अलग अलग लोग एक साथ रहते थे, किसी को ज़्यादा कोई मतलब नहीं है, सब अपने जो भी कल्चरल ट्रेड्स हैं उनको फॉलो कर रहे हैं। तो उसके बाद क्या हुआ, जैसे मैंने आपको फिर प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि ब्रिटिश रूल हुआ, है ना। ब्रिटिशर्स आए, इंडियन सोसाइटी को फिर एक्सप्लॉइट करा उन्होंने बहुत सारा। तो उसके बाद क्या हुआ, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस आई लोगों में, है ना। लोग जागरूक हुए, यूनिटी आई कि हम तो एक हैं, हमें ये एक्सप्लॉइट क्यों कर रहे हैं, हम लोगों का स्ट्रेंथ इन लोगों से ज़्यादा है, हमें इन्हें बाहर निकालना चाहिए, अपनी कंट्री को फ्री करवाना चाहिए। तो जो स्ट्रगल मूवमेंट्स थे फिर वो चले, है ना। जो न्यू क्लासेस और जो हमारे न्यू कम्युनिटीज़ थे वो एमर्ज्ड हुए, उन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करा फ्रीडम के लिए। फिर क्या हुआ, तो हमारी सोसाइटी में डेमोक्रेसी देखने को मिली, डेमोक्रेसी आई। तो जो ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर था इंडियन सोसाइटी का उसमें थोड़े से चेंजेस देखने को मिले। जब थोड़े चेंजेस देखने को मिले तो वो चेंजेस क्या थे, वो थे मॉडर्नाइजेशन के चेंजेस, मॉडर्नाइजेशन और कैपिटलिस्टिक। क्योंकि इंडियन सोसाइटी का जो सोशल, कल्चरल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, एडमिनिस्ट्रेशन था उसमें चेंजेस आने लगे थे, है ना। डेमोक्रेसी आई, लोगों के वेलफेयर के बारे में सोचा गया, तो हर फील्ड में इम्प्रूवमेंट्स हुए, हर फील्ड में चेंजेस देखने को मिले। और वो सब क्या थे, मॉडर्नाइजेशन के थ्रू। तो वही सब चीज़ें क्या थी, कौन से फैक्टर्स थे, वो हम लोग देख लेते हैं कि ऐसे कौन से फैक्टर्स थे या स्टेप्स थे जिनकी वजह से मॉडर्नाइजेशन मॉडल को एक्सपीरियंस करा गया या ये इंडियन सोसाइटी में आया। तो सबसे पहले देखो सोशलिज़म। सोशलिज़म क्या है, सोशलिज़म की बात होती है, बहुत टर्म अब सुनाई देता है, कुछ सालों से ही आया है ये। तो सोशलिज़म का मतलब था इक्वल फॉर ऑल, है ना, इक्वल फॉर ऑल। पहले क्या होता था, जब ब्रिटिशर्स थे तो वो एक्सप्लॉइट करते थे, इक्वालिटी नहीं थी वहाँ पर, है ना, हायरार्की को मेंटेन करते थे। क्या रहता था, ओनर्स, जैसे हम कार्ल मार्क्स का थियरी अपने आप 12th के एनसीईआरटी में पढ़ चुके हो, क्या होता था, जो ओनर्स होते थे वो वर्कर्स को एक्सप्लॉइट करते थे, है ना, डोमिनेट करते थे। तो क्या बोला था फिर कार्ल मार्क्स ने कि एक ऐसा टाइम आएगा जब सोसाइटी अभी तो उसने कैपिटलिस्ट की बात करी थी कि ये कैपिटलिस्ट सोसाइटी है कि जो ओनर हैं वो एक्सप्लॉइट करते हैं लेबर को। लेकिन एक सोसाइटी ऐसी आएगी जब सोशलिस्ट सोसाइटी होगी, जहाँ पर कोई ओनर नहीं होगा, यहाँ पर कोई वर्कर नहीं होगा, सबका इक्वल शेयर होगा। तो वही चीज़ है सोशलिज्म, है ना। इक्वालिटी की बात हो रही थी कि मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी ख़रीदी है आपने, हम मानते हैं कि 10 लाख रुपए की किसी ने प्रॉपर्टी ख़रीदी, है ना। 10 लोग थे, 10 लाख की प्रॉपर्टी ख़रीदी, तो क्या हुआ, 1-1 लाख रुपए सबने मिलाया और वो 10 लाख हुए और प्रॉपर्टी ख़रीद ली। अब उसमें कुछ काम चल रहा है, ठीक, अब वहाँ से प्रॉफिट आ रहा है, तो क्या होगा, वो प्रॉफिट किसी एक को नहीं मिलेगा, उसके फिर से 10 शेयर होके वो प्रॉफिट 10 लोगों को दिया जाएगा। तो क्या हुआ, इक्वालिटी की बात हो रही है, इक्वल शेयर की बात हो रही है। इसी तरह से फिर क्या था, सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म का क्या कॉन्सेप्ट था, सेक्युलरिज्म का मतलब था कि आप किसी भी चीज़ में, अब वो किसी भी चीज़, आपका इकोनॉमी होगा, ठीक है, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर होगा, मेनली तो हमारी यही है ना, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। तो इसमें क्या करोगे, आप इसको रिलीजन से फ्री रखोगे, इसमें रिलीजन का कुछ नहीं आना चाहिए, है ना। जो आपके रिलीजियस थेरी हैं वो नहीं आने चाहिए। कभी कभी हम लोग क्या न्यूज़पेपर्स में पढ़ते हैं, किसी भी पर्टिकुलर कम्युनिटी के बारे में कुछ दिया जाता है, क्या ये कम्युनिटी तो ऐसा ही करती है, या इनकी कम्युनिटी में तो ऐसा ही होता है ना। या मान लीजिए कि दंगे फसाद होते हैं, जब वोट्स होते थे पहले, आज नहीं, मान लेते हैं हम कि 15 से 20 साल पहले जब वोटिंग होती थी, इलेक्शंस होते थे, तो बहुत ज़्यादा कम्युनल राइट्स होते थे। तो उसमें क्या होता था, डिफरेंट कम्युनिटी के, रिलीजियस कम्युनिटी के लोग लड़ते थे और वो क्या बोलते थे कि हमारी कम्युनिटी से जो लीडर था वो आना चाहिए था, या हमारी, जैसे हिंदू कम्युनिटी के लोग बोलेंगे कि हमारी कम्युनिटी का लीडर बनना चाहिए, मुस्लिम कम्युनिटी के लोग बोलेंगे कि हमारी कम्युनिटी का लीडर बनना चाहिए। तो क्या कहा गया था कि रिलीजन को पॉलिटिक्स से और इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर से
बाहर रखना है ना। उसमें रिलीजियस कुछ नहीं होगा, स्पिरिचुअलिटी कुछ नहीं होगी, इन कॉन्सेप्ट्स को बाहर रखना है, ठीक है। देखो अभी जो क्वेश्चन एक मैंने पेपर एनालाइज करा था CUT 2022 का, तो उसमें एक क्वेश्चन इस तरह से पूछा भी था जहाँ पर आपको सेकुलरिज्म, नेशनलिज्म, कॉलोनियलिज्म ये सब दिए थे और इनके आगे स्टेटमेंट्स को जंबल करके डाल दिया था कि आइडेंटिफाई करो या मैच करो किसका कौन सा एक्सप्लेनेशन है। तो आपका कॉन्सेप्ट के साथ बहुत अच्छे से क्लियरिटी होना चाहिए। मैं बहुत लंबा लंबा इस पर इसलिए नहीं बोल रही हूँ, सिर्फ शॉर्ट एंड क्रिस्प मैं आपको दो दो लाइन में बता रही हूँ ताकि क्लियरिटी रहे कि इसका मेन जो मीनिंग है वो क्या है। तो आपको याद रखना है कि सोशलिज्म का मतलब है इक्वालिटी की, है ना, इक्वल फॉर ऑल या ऑल, या फिर ओनरशिप ऑफ ऑल कोई भी चीज़ की है ना, इस तरह से। अब हम बात कर रहे हैं सेकुलरिज्म की, तो वही बात कर रहे हैं कि रिलीजन शुड नॉट बी इंक्लूडेड, रिलीजन शुड नॉट बी इन्वॉल्व्ड इन एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। आगे देखो, इम्पीरियलिज्म, इम्पीरियलिज्म कहें या फिर कॉलोनियलिज्म, ये हमने पढ़ा था अपने फर्स्ट लेक्चर में। क्या था ये? एक कंट्री जो पावरफुल है वो दूसरी कंट्री को टेक ओवर कर ले, एक्सप्लॉइट करे, उस चीज़ को बोलते हैं अपने बेनिफिट के लिए या अपने प्रॉफिट के लिए। तो इंडियन सोसाइटी पे जो था वो कौन थे? ब्रिटिशर्स थे। ब्रिटिश ने रूल करा, इंडियन सोसाइटी को एक्सप्लॉइट करा, तो उसी प्रोसेस को इम्पीरियलिज्म और कॉलोनियलिज्म कहेंगे। अब आप बोलोगे मैम दो टर्म क्यों, फिर जब एक ही मतलब है? तो बस आप इस तरह से समझ सकते हो कि अगर जब ये चीज़ प्रैक्टिकल हो रही है ना, जब ये चीज़ प्रैक्टिकल हो रही है, मतलब ब्रिटिशर्स ने इंडियन सोसाइटी पर रूल करा, इसमें कोई डाउट नहीं है ना, हम सबको अच्छे से पता है, मॉडर्न हिस्ट्री में हम सब पढ़ते भी हैं इसको, तो ये कॉलोनियलिज्म था। लेकिन इसी को अगर हम बोलें कि ये इस चीज़ को करने का आइडिया, तो उसको हम इम्पीरियलिज्म बोलेंगे, है ना। सिर्फ इस चीज़ में आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, प्रैक्टिकलिटी में और आइडिया में, सिर्फ डिफरेंस कुछ भी नहीं है। अगर आपको ये दोनों टर्म में से कोई एक दिया है और बोला जाता है कि एक पावरफुल कंट्री या फिर पोर्शन जो है दूसरे को डोमिनेट और एक्सप्लॉइट कर रहा है अपने फ़ायदे के लिए, तो इसका यही मतलब होगा, ठीक। देखो फिर इंडस्ट्रियलिज्म, ये सारे फैक्टर्स किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, समझ में आ रहा है ना? मॉडर्नाइजेशन मॉडल के लिए, है ना। मॉडर्नाइजेशन किस तरह से इंडियन सोसाइटी में आया? अभी तो हमने प्लूरलिस्टिक की बात कर रहे थे, है ना, और उससे पहले हमने ब्रिटिश रूल पढ़ा था, तो फिर मॉडर्नाइजेशन का प्रोसेस आया कैसे? तो यही सारे फैक्टर्स हैं जिनके बारे में बात हो रही थी, या कुछ ऐसे प्रोसेसेस चल रहे थे इंडियन सोसाइटी में जिससे ये सब देखने को मिल रहा था और इंडियन सोसाइटी में मॉडर्नाइजेशन आ रहा था। तो हम बात कर रहे थे इंडस्ट्रियलिज्म की। तो इंडस्ट्रियलिज्म क्या था? जहाँ पर मशीन्स हो रहे थे प्रमोट, है ना, जो आपका लेबर वर्क था उसको रिप्लेस करा जा रहा था मशीन से, एंटरप्रेन्योरशिप चल रहे थे, इंडस्ट्रीज़ बनाई जा रही थी लोगों के लिए, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए, है ना। तो इंडस्ट्रियलिज्म आया। पहले क्या था? इंडियन सोसाइटी जो मोस्टली बेस्ड कर रही थी किस पर थी? वो एग्रीकल्चर पर थी, है ना, फार्मिंग पर, कल्टीवेशन पर थी। बट जब इंट्रोड्यूस हुआ ये इंडस्ट्रियलिज्म आया, इंडस्ट्रीज़ बनाए गए, तो क्या हुआ? थोड़ा सा मॉडर्नाइजेशन हुआ ना सोसाइटी में, लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिला, लाइफस्टाइल भी इसकी वजह से उनकी चेंज हुई। वो एग्रेरियन सोसाइटी से मूव ऑन हुए, इंडस्ट्रियल एरियाज़ में आए, वहाँ उनको एम्प्लॉयमेंट मिला, वहाँ उनकी लाइफस्टाइल चेंज हुए। फिर क्या हुआ? नेशनलिज्म, है ना, जैसे हमने पढ़ा था कि कॉलोनियलिज्म था, ब्रिटिश रूल था, एक्सप्लॉइट कर रहे थे, सेंस ऑफ बिलोंगिंग लोगों में आए, यूनिटी का एहसास हुआ, रिवोल्ट करा, अपनी वॉइस रेज करी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, तो क्या हुआ? फिर फ्रीडम मिला ना उन लोगों को ब्रिटिशर्स से। उसी सारे प्रोसेस को क्या कहा गया था? नेशनलिज्म। तो नेशनलिज्म भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है हमारे मॉडर्नाइजेशन मॉडल का। उसके बाद हमारा डेमोक्रेसी आया। डेमोक्रेसी में क्या था? लोगों के लिए सोचा गया, है ना, लोगों के लिए सोचा गया, रूल्स बनाए गए। तो क्या था ये? बाय द पीपल फॉर द पीपल बोला जाता है ना, कि लोगों के वेलफेयर के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए जो उनकी बहुत हद तक मदद कर पाए। इसी के साथ हमारा फिर फंडामेंटल राइट्स आए। तो फंडामेंटल राइट्स हमारे क्या होते हैं?
राइट टू स्पीच होता है ना, फ्रीडम ऑफ स्पीच होता है, और क्या होते हैं, राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी होता है। इस तरह से ये हमारे फंडामेंटल राइट्स बनाए गए। आर्टिकल 12 to 35 है ना, आर्टिकल 12 to 35 में हमारे फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताया गया है। तो लास्ट में फिर क्या हुआ, इंडिविजुअल फ्रीडम। ब्रिटिश रूल के टाइम पर इंडिविजुअल फ्रीडम नहीं था ना, एक्सप्लॉयटेशन था, डोमिनेशन था, सप्रेशन, ऑपरेशन, यही सब चीज़ें चल रही थी। जो ब्रिटिशर्स थे क्या कर रहे थे, इंडियंस को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे ना, बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयट कर रहे थे। तो जब ये नेशनलिज्म हुआ, फ्रीडम स्ट्रगल्स चले, फ्रीडम मूवमेंट्स चले, फ्रीडम फाइटर्स निकल कर आए और उन लोगों ने स्ट्रगल करा, तब जाके ये सारी चीज़ें आई और इंडिया को मॉडर्नाइजेशन मॉडल मिला, है ना। इंडियन सोसाइटी मॉडर्नाइजेशन की तरफ चली और मूव ऑन हुआ। तो यही सारी चीज़ें थी। फिर लास्ट में ये आया इंडिविजुअल फ्रीडम, कि आज के टाइम पर आपको जहाँ पढ़ना है आप एडमिशन ले सकते हो, आपको जहाँ जॉब करना है आप अप्लाई कर सकते हो, आपको जहाँ रहना है आप वहाँ अपना प्रॉपर्टी खुद बाय कर सकते हो, है ना। तो वो सारी चीज़ें बहुत लंबे प्रोसेस के बाद आई हैं, ऐसे ही नहीं मिली हैं। तो इंडियन सोसाइटी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमने अभी तो फेस नहीं करी, लेकिन जो हमारे एंसेस्टर्स थे वो ये सारी चीज़ों से बाहर निकल कर आए हैं, है ना। चलो, अब हमने मॉडर्नाइजेशन मॉडल पढ़ लिया, उसके फैक्टर्स भी देखे कि किस तरह से एक प्रोसेस चलता आया। तो ये जो प्रोसेस हुआ, ये जो ट्रांजिशन आया, ये कहाँ से आया। इंडियन सोसाइटी जो ट्रेडिशनल सोसाइटी कही जाती थी वो मॉडर्नाइजेशन की तरफ आई। तो उसमें कुछ फैक्टर्स थे जो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे, है ना। तो कुछ एक्सटर्नल थे और कुछ इंटरनल प्रोसेस थे। अब सोशल चेंज किसे कहोगे, सोशल चेंज यही है जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे कि सोसाइटी किस तरह से मूव ऑन होती है, सोसाइटी का किस तरह से ट्रांजिशनल फेज़ रहता है या ट्रांसफॉर्म होती है। तो वही चीज़ें मैंने अभी आपको बताया। जो इंडियन सोसाइटी, ट्रेडिशनल इंडियन सोसाइटी थी, क्या होती थी, मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपसे डिस्कस करा था, ठीक। फिर अभी मैंने आपको उसके कंपोनेंट्स अच्छे से बताए, उसका पूरा ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर आपको समझाया। लेकिन फिर हमने बाद में देखा कि मॉडर्नाइजेशन आया तो उसमें किस तरह से जो और फैक्टर्स थे उन्होंने अपना रोल प्ले करा, किस तरह से उनका इम्पैक्ट रहा। तो वही सारे जब प्रोसेस हो रहे थे वही सोशल चेंज है कि सोसाइटी में चेंज आ रहा था। अब सोशल चेंज जो है एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, इनएविटेबल प्रोसेस है और कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये हमेशा होगा, है ना रुकने वाला प्रोसेस है। अब वो अच्छा हो बुरा हो, बट अभी हम अगर देखते हैं इंडियन सोसाइटी को, ट्रेडिशनल से अभी तक वो कैपिटलिस्ट सोसाइटी बन चुकी है, तो उसका जो ग्रोथ है वो ग्रोथ ही हो रहा है ना, ऊपर ही जा रहा है ना, बढ़ रहा है, अच्छी चीज़ें हो रही हैं, डेवलप हो रहा है। पहले हम क्या थे, अंडर डेवलप कंट्री थे, अब हम डेवलपिंग कंट्री में आ रहे हैं। तो हमारे जो स्टेजेस हैं वो इम्प्रूव हो रहे हैं ना। तो वही सारी चीज़ें हैं, कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस है। चलिए अब एक्सटर्नल प्रोसेस थोड़ा सा हम समझ लेते हैं, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट्स हैं, इन कॉन्सेप्ट्स का क्लियरिटी बहुत अच्छे से होना चाहिए एग्ज़ाम क्रैक करना है। तो सबसे पहले देखो वेस्टर्नाइजेशन, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, वेस्टर्न से ले रहे हैं हम, अडॉप्शन हो रहा है हमारा, ठीक है, एडॉप्शन ऑफ कल्चर, ठीक है, या फिर हम बोलें प्रैक्टिस, एडॉप्शन ऑफ कल्चर और प्रैक्टिस ऑफ वेस्टर्न। कुछ भी हम बाहर का ले रहे हैं, अडॉप्ट कर रहे हैं। अब उनका कल्चर में क्या लेते हैं हम मोस्टली, देखो उनके क्लोथिंग पैटर्न्स। अभी तो हम फूड पैटर्न पे भी जा रहे हैं, फूड ईटिंग पैटर्न्स। कितने सारे जो आउटलेट्स हैं, इंटरनेशनल आउटलेट्स हैं, वो खुले हुए हैं और हम वहाँ जाते हैं, मैकडी जाते हैं, KFC जाते हैं, टिम हॉर्टन आ गया है, वहाँ जाते हैं, स्टारबक्स चाहिए। तो वो सब क्या है, वेस्टर्नाइजेशन का प्रोसेस है ना। क्या हो रहा है, हम वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट कर रहे हैं, अपने लाइफस्टाइल में उसको इंक्लूड कर रहे हैं। तो वेस्टर्नाइजेशन क्या हुआ हमारा, अडॉप्शन ऑफ वेस्टर्न कल्चर। इसी तरह से हम मॉडर्नाइजेशन की बात करेंगे तो मॉडर्नाइजेशन, कंफ्यूज नहीं होना है दोनों चीज़ों में, दोनों कॉन्सेप्ट में। वेस्टर्नाइजेशन का मतलब है वेस्टर्न कल्चर को, प्रैक्टिस को अडॉप्ट करना। मॉडर्नाइजेशन का मतलब होता है ट्रांसफॉर्मेशन, है ना, ट्रांसफॉर्मेशन होता है, वो भी किस चीज़ का, ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम ट्रेडिशनल टू मॉडर्न,
ट्रेडिशनल टू मॉडर्न। अब मैं आपको अगर एग्जांपल दूं कि जैसे आपकी एनसीईआरटी की बुक में भी ये एग्जांपल दिया है और इस बार सवाल भी पूछा गया था कि आपको कोई पूजा करवानी है, हवन करवाना है, ठीक है, तो उसके लिए आप ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हो। पहले क्या होता था, पंडित जी के घर जाना है, पंडित जी को बुला कर लाना है, उनसे पूरा शेड्यूल पूछना है, कब वो फ्री होंगे, कब घर पर आएंगे और जब पूजा कर पाएंगे। लेकिन अभी आपका क्या है, आप उनको फ़ोन पे, आप उनको ऑनलाइन, आप उनके जो भी उनका वेबसाइट है वहाँ जाकर उनको बुक कर सकते हो और फिर वो आकर आपकी पूजा करवा देंगे। तो क्या हो रहा है, ये ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है ट्रेडिशन से मॉडर्न की तरफ। तो ये हमारा कौन सा प्रोसेस है, मॉडर्नाइजेशन। चलिए सेकुलराइजेशन की बात हो रही है, तो सेकुलराइजेशन क्या होगा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था सेकुलरिज्म का कि हमको इसको क्या रखना है, रिलीजन से फ्री रखना है। तो क्या होगा यहाँ पे, डिसएसोसिएशन, ठीक है, डिसएसोसिएशन फ्रॉम रिलीजन, डिसएसोसिएशन रखना है, ठीक है। रिलीजन नहीं होना चाहिए किसी भी चीज़ में। अगर आप पॉलिटिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो रहे हो तो आपको न्यूट्रल होना है, आपको अपना रिलीजन, ट्रेड्स और जो भी आपका जो स्पिरिचुअलिटी बोले वो लेकर नहीं आना है। और अगर आप इकोनॉमिक स्ट्रक्चर की बात करोगे तो वहाँ पर भी आपको कुछ इस तरह से नहीं सोचना कि हिंदू कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो इनको ज़्यादा दे दो, मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो इनको ज़्यादा दे दो, क्रिश्चियन कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो इन्हें ज़्यादा दे दो। या मैं अभी आपको बता रही थी कि पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ की बात करें तो कि मेजॉरिटी में हिंदू कम्युनिटी हैं तो उनका रिजर्वेशन ज़्यादा कर दो, मेजॉरिटी में मुस्लिम कम्युनिटी है तो उनका रिजर्वेशन ज़्यादा कर दो। ऐसा नहीं करना है, आपको रिलीजन फ्री होना है। आपका जो थॉट प्रोसेस है वहाँ पर ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, ठीक। तो इसको हम सेकुलराइजेशन बोलेंगे। फिर हम बात कर रहे हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन की। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन का क्या मतलब हुआ, इंडस्ट्रीज़ बनाए गए, ठीक है, और मैन पावर से ज़्यादा मशीन्स पे फोकस करा गया, मशीन्स को लेकर आया गया प्रॉफिट बढ़ाने के लिए, मैन पावर कम करने के लिए। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ। तो ये सारे हमारे एक्सटर्नल प्रोसेस हैं जिसकी वजह से इंडियन सोसाइटी में क्या होता है, सोशल चेंज देखने को मिलता है। देखने को भी मिलता है ना, वेस्टर्नाइजेशन की वजह से लोगों का क्या है, क्लोथिंग पैटर्न चेंज हो रहा है और फूड ईटिंग पैटर्न्स चेंज हो रहे हैं, लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है ना। घर में अब आप जाके देखो, पहले के घर कैसे होते थे, बड़े होते थे, खुले खुले होते थे, बहुत सारे कमरे, आंगन होता था, है ना, वो सारी चीज़ें होती थी। अब जो चल रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर या आर्किटेक्चर बोलें तो किस तरह से बड़े बड़े घर होते हैं लेकिन बंद होते हैं, एसी लगवाना है तो पूरा पैक होना चाहिए, ये सब चीज़ें। तो ये सब क्या है, वेस्टर्न कल्चर को हम लोग अडॉप्ट कर रहे हैं। वहीं मॉडर्नाइजेशन भी देखने को मिल रहा है कि अगर पूजा भी करवानी है तो पहले बुला कर ले आते थे पंडित जी को, अब तो ऑनलाइन बुकिंग कर लेते हैं कि 4 दिन पहले बुक कर लिया था, अब वो खुद आके कर लेंगे क्योंकि उनका काम है, उन्होंने बुक कर लिया, पैसे ले लिए। मॉडर्नाइजेशन देखने को मिला। फिर सेकुलराइजेशन है कि आज से अगर मैं बात करती हूँ 90s की, तो उस टाइम पर जो कम्युनल राइट्स देखने को मिलते थे या सुनने को मिलेंगे, आपको तो नहीं देखने को मिलेंगे, सुनने को मिलते थे। आप कभी अपने पेरेंट्स से भी पूछोगे कि उस टाइम पर इतने कम्युनल राइट्स होते थे, जो रिलीजियस कम्युनिटीज़ होती थी आपस में इतना लड़ती थी, हिंदू मुस्लिम में इतना होता था, क्रिश्चियन और सिख का इतना सुनने को मिलता था, तो वो सब चीज़ें होती थी। लेकिन आज के टाइम में ये चीज़ें बहुत कम सुनने को मिलती हैं कि रिलीजन के बेसिस पर कोई राइट्स हो रहे हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें हैं। वहीं अगर मैं इंटरनल प्रोसेस की बात करती हूँ तो हमारे 2 इंटरनल प्रोसेस हैं जिसकी वजह से हमें सोसाइटी में सोशल चेंज देखने को मिलता है। तो सबसे पहला है हमारा एम.एन. श्रीनिवास का टर्म है संस्कृताइजेशन, ठीक है, आपने पढ़ा है अपने एनसीईआरटी में और ये आपको ग्रेजुएशन में भी पढ़ना है, पोस्ट ग्रेजुएशन में भी पढ़ना है। वही ना, इतना मुश्किल नहीं है, लग रहा है आपको, लेकिन वही सारी चीज़ें हैं। अभी थोड़ा पढ़ना है, थोड़ा फिर ग्रेजुएशन में और थोड़ा पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो संस्कृताइजेशन किस तरह से सोशल चेंज ला रहा था सोसाइटी में कि हमारे जैसे उन्होंने स्टडी करा कि ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, वैश्य थे, शूद्र थे, तो जो लोअर कास्ट थी वो इमिटेट करती थी लाइफस्टाइल अपर कास्ट के लोगों का, है ना। वो उनकी तरह बनना चाहते थे, वो उनकी तरह कपड़े पहनना चाहते थे, खाना खाना चाहते थे। इसी तरह से ज़रूरी नहीं है शूद्र, आपसे ऊपर जो भी है ना,
आपके जो भी आपका कास्ट है उससे ऊपर जो भी था उन्हें इमिटेट करने की कोशिश करते थे। तो वही इसमें भी सोशल चेंज प्रोसेस जो था वो देखने को मिल रहा था। इसी तरह से अर्बनाइजेशन की बात करें तो अर्बनाइजेशन भी एक इंटरनल प्रोसेस है। किस तरह से रूरल सोसाइटी के लोग अर्बन सोसाइटी में मूव कर रहे थे फॉर एम्प्लॉयमेंट, फॉर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ही कहेंगे, या फिर फॉर एजुकेशन पर्पज़, है ना। किस तरह से लोग अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते थे तो गांव से भेजते थे, या बोलें कि काम नहीं मिलता था गांव में, विलेजेस में, तो वो फिर अर्बन एरियाज़ में जाके काम करते थे। क्योंकि जो इंडस्ट्रीज़ थी कहाँ बनाई जाती थी, ना बिल्कुल रूरल में बनाई जाती थी ना बिल्कुल अर्बन एरिया में, सब अर्ब्स में बनाई जाती थी, रूरल एरियाज़ के बाहर या पास और अर्बन एरियाज़ के बराबर में, है ना। तो वहाँ जाते थे वो लोग काम करने। तो ये एक प्रोसेस था जिसकी वजह से सोसाइटी में, इंडियन सोसाइटी में सोशल चेंज देखने को मिल रहा था। तो यही हमारे एक्सटर्नल और इंटरनल प्रोसेसेस थे। वहीं कुछ स्टेप्स भी थे जो मॉडर्नाइजेशन के मॉडल में हेल्प कर रहे थे। तो देखो, मैकेनिकल टेक्निक्स आई प्रोडक्शन में। पहले क्या होता था, एग्रीकल्चर सोसाइटी थी, फार्मिंग, कल्टीवेशन, ये सब चलता था, बहुत ज़्यादा मशीन्स नहीं थी। क्या होता था, पहले बुल कार्ट होते थे ना, उनको चलाया जाता था फार्मिंग के लिए, लेकिन अब क्या है, अब ट्रैक्टर्स चलते हैं, है ना। फिर मार्केट सिस्टम आया ट्रेड में। पहले क्या होता था, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में भी क्या होता था कि जो एग्रीकल्चर्स होते थे जितना होता था अपने यूज़ के लिए करते थे कल्टीवेट, और जितना बचता था वो उनका ख़राब होता था। लेकिन अब क्या है कि उनके लिए एक मार्केट सिस्टम बनाया गया है कि वो अपना आकर जो भी उनका क्रॉप है वो वहाँ आकर बेच सकते हैं। फिर क्या हुआ, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ। पहले क्या होता था, बैलगाड़ी सुनने में आती थी कि बैलगाड़ी चलाते थे, उसके बाद फिर 2 व्हीलर, तो फिर 4 व्हीलर। तो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो था बहुत अच्छा हुआ है अब मॉडर्नाइजेशन की वजह से। सिविल सर्विसेज में इतना इंटरेस्ट नहीं लोगों को होता था, लेकिन आज के टाइम में है लोगों को इंटरेस्ट, ठीक है। तो वो सब किस लिए है, मॉडर्नाइजेशन में। फिर देखिए आपके फॉर्मल लॉज बनाए गए। क्यों बनाए गए, क्योंकि इम्प्रूवमेंट हो रहा है, ग्रोथ हो रही है। लेकिन सब कुछ ऐसे ही नहीं छोड़ना ना, जब तक कंट्रोल करके नहीं रखोगे चीज़ों को, फॉर्मल करके नहीं रखोगे, तो फिर वो ग्रोथ जो है वो कैसे बढ़ेगी आगे, है ना। सब कुछ फिर कोलैप्स हो जाएगा, एक दूसरे में मिल जाएगा। तो उन सब चीज़ों को रखने के लिए और सोसाइटी में सोशल ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए लॉज बनाए गए, और लोगों से एक्सपेक्ट भी करा गया कि वो उन लॉज को फॉलो करेंगे, और लोग कर भी रहे थे। फिर देखिए क्या हुआ था, मॉडर्न फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम आया सोसाइटी में। जितना एजुकेशनल प्रोपोर्शन या रेट ऑफ एजुकेशन हम बोलें अब है, इतना परसेंटेज है, इतना पहले नहीं था ट्रेडिशनल सोसाइटी में। ट्रेडिशनल इंडियन सोसाइटी की अगर हम बात करें तो जो एजुकेशन था सिर्फ अपर कास्ट के लोगों को ही मिलता था, या बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल बैकग्राउंड जिनका बहुत अच्छा था उनको मिलता था, अपर क्लास के लोगों को। लेकिन अब क्या है, एजुकेशन सबके लिए प्रोवाइड करी जा रही है ना। गवर्नमेंट के थ्रू भी कुछ स्कीम्स निकाले गए हैं जिसकी वजह से वो प्रोवाइड करी जा रही है। तो ये सारे स्टेप्स थे जो मॉडर्नाइजेशन मॉडल की वजह से इंडियन सोसाइटी में देखे गए और देखने को मिले। होप समझ में आ रही होंगी चीज़ें। अगर समझ में नहीं आ रही हैं तो कुछ भी अगर नहीं समझ में आ रहा है बेटा आपको, तो आप मुझे कमेंट करो, मैं आपको बताऊंगी और कोशिश करूंगी कि वो एटलीस्ट कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए आपके लिए। क्योंकि एग्ज़ाम क्रैक करना है, सिर्फ पढ़ना नहीं है, हम लोगों को एग्ज़ाम भी क्रैक करना है ना। अब जब हमने इंडियन सोसाइटी का इतना पढ़ लिया कि इंडियन सोसाइटी प्लूरलिस्टिक सोसाइटी थी, किस तरह से मॉडर्नाइजेशन मॉडल को लाया गया इंडियन सोसाइटी में, और किस तरह से अलग अलग फैक्टर्स थे जो रिस्पॉन्सिबल थे सोशल चेंज के लिए, तो वहीं क्या था कि जब ब्रिटिशर्स थे तो उस टाइम पर जो सोशियोलॉजी थी बहुत अच्छे से सेटल नहीं हो पाई थी। तो जो हमें उस टाइम की स्टडीज़ मिलते हैं वो ब्रिटिश पॉइंट ऑफ व्यू से देखने को मिलते हैं, है ना। उसके बाद और बहुत से स्टडीज़ हैं जो इंडियन सोसाइटी पे करे गए हैं, वो आप अपने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ोगे। वहीं अगर हम बात करते हैं कि इंडियन सोसाइटी को अगर हम समझ रहे थे, पढ़ रहे थे, तो जो विलेजेस थे इंडिया के, है ना, उनको बहुत इम्पॉर्टेंट माना गया। क्यों? क्योंकि विलेजेस ही तो थे पहले, क्योंकि इतना जो सोसाइटी था इतना वेल डेवलप्ड नहीं था, मोस्टली लोग वहीं रहते थे। तो जो चीज़ें, जो स्टडी थे वो इतने नहीं हो पाते थे। तो जो विलेजेस का फर्स्ट स्टडी था, फर्स्ट स्टडी ऑफ इंडियन सोसाइटी का था ना, वो BH
बैडन पॉवेल ने करा था। और कब करा था? 1892 में। और उनकी बुक का नाम क्या था? द इंडियन विलेज कम्युनिटी। आप इसको नोट कर लो, मे बी शायद क्वेश्चन पूछ लें कि फर्स्ट इंडियन सोसाइटी का स्टडी कब हुआ, तो आपको पता होगा कि 1892 में हुआ था और बुक इंडियन विलेज कम्युनिटी थी और BH बैडन पॉवेल ने इसको लिखा था। इसी तरह से ये कुछ नाम है, सर चार्ल्स, सर जॉर्ज वुडवर्ड, बैडन पॉवेल, ये हैं। इन लोगों ने फिर आगे स्टडीज़ करे थे इंडियन विलेजेस को। कहाँ करे थे? ये 3 सिटीज़ में करे थे, मद्रास, मैसूर एंड बिहार। इनको आप नोट कर लो, मे बी क्वेश्चन अगर पूछें तो इसलिए आपका डाल दिया मैंने, NCERT में इसको दिया हुआ है। होप लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। 2-3 सवाल डाले हैं, उनको और सॉल्व कर लेते हैं तो थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, द फर्स्ट स्टडी ऑफ इंडियन सोसाइटी वॉज प्रेजेंटेड बाय, मैंने अभी आपको ये बताया था तो हमारा BH बैडन पॉवेल। ठीक। सेकेंड देखो, हु रोड दिस बुक इन 1892? द इंडियन विलेज कम्युनिटी। ये भी हमने देखा था, हमारा आंसर होगा C। आगे थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हम। ठीक है, इंडियन सोसाइटी इज फुल ऑफ डाइवर्सिटीज ऑफ लैंग्वेज, रीजन, रिलीजन, कास्ट एंड कस्टम। आइडेंटिफाई द टर्म। जैसे मैंने अभी आपको बोला कि क्वेश्चन किस तरह से बनाया जाएगा, कभी आपको कुछ डिफाइन करके दे देंगे, कभी कुछ एक्सप्लेन कर देंगे और आपको बताना होगा कि ये कौन सा कॉन्सेप्ट है या कौन सा टर्म है। तो वही यहाँ करा गया है। तो ये तो हमने अभी जब लेक्चर शुरू करा था जब ही पढ़ा था। प्लूरलिस्टिक है ना, प्लूरलिस्टिक सोसाइटी है इंडिया, जिसमें ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं या रिप्रेजेंट करती हैं। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज़ द टाइप ऑफ गवर्नेंस और रूल दैट ऑफन लिमिट्स और एबॉलिश सिविल लिबर्टीज़? कौन सा है बताइए जो सिविल लिबर्टीज़ को अबॉलिश करता है या लिमिट करता है उनके लिए? ऑप्शंस देखिए, अथॉरिटेरियन, डेमोक्रेटिक, सिविल सोसाइटी, लिबर्टेरियन। देखो डेमोक्रेटिक में तो ऐसा कुछ होता नहीं है, हमें पता है ना, तो ये नहीं होगा। सिविल सोसाइटी में नहीं होगा, सिविल सोसाइटी की बात हो रही है तो वहाँ पे एबॉलिश करने को बोल रहे हैं तो वो भी नहीं होगा। तो आंसर है हमारा अथॉरिटेरियन, है ना। अथॉरिटेटिव सोसाइटी में ही तो होगा ना कि आपके पास कुछ नहीं होगा, जिसके पास अथॉरिटी है वही सब कुछ कर सकता है। तो इस तरह से हमारा ये लेक्चर पूरा हो गया है। अगर आपको ये अच्छे से समझ में आया है तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर कर लो, उनको भी साथ में देखो, बैठो, पढ़ो, ताकि अगर आपको कुछ लगता है कि हमें बैठ कर डिस्कस करना चाहिए तो आप डिस्कस करो। और अगर आपको लगता है कि नहीं मैम ने कुछ ऐसा बोला या वैसा बोला है तो आप मेरे साथ कमेंट में जाकर भी शेयर कर सकते हो। मुझे बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों से इंटरेक्ट करके, और मुझे पता भी चलेगा कि आपके समझ में आ रहा है या नहीं। तो आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।